रीड के सभी होनहारों का फिर से स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं बल की। भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बल, फोर्स। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज बल के ऊपर कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। मानता हूं मैं कि फिजिक्स जो है वो कम पल्ले पड़ती है। पल्ले पड़ना यानी कि कम समझ में आती है लोगों को। उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो बायोलॉजी लोगों को ईजी लगता है, लेकिन जो सिलेबस की जो व्याख्या की गई है उसके अंदर फिजिक्स को भी उतना ही वेटेज मिला हुआ है, तो आपको वो भी पढ़ना ही है और उतनी ही शानदार तरीके से याद भी रखना पड़ेगा। मैं आपको हर एक पॉइंट बड़े आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस तरह से प्रश्नों का एप्लीकेशन होगा, किस तरह से मैं यूँ कह सकता हूँ कि प्रश्न का उपयोग करके वो आप लोगों के सामने प्रश्न रखेगा, उसकी भी साथ साथ में मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से समझिए और अपने मित्रों तक तुरंत प्रभाव से शेयर कीजिए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर एक बार समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि वो आपके दिमाग से बाहर निकलने वाली चीज़ नहीं है। जिस प्रकार गणित के अंदर एक बार अगर आपको कोई चीज़ पता पड़ जाए तो वो बात आपको उस फॉर्मूले से याद रह जाती है, बस वही फिजिक्स है, यूँ समझ लीजिए आप। चलिए, बिना किसी समय को गवाए हम बात कर रहे हैं आज। कल हमने बल के विमा के बारे में पढ़ा था और आज हम बल का मात्रक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बल का मात्रक। कौन कौन से मात्रक होते हैं बल के, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को ध्यान है कि किसी भी चीज़ की मात्रा का मापन करने के लिए अलग अलग प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं। कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, पहले पद्धति को जान लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कौन कौन सी पद्धति है, वो देख लेते हैं। अगर पद्धति की बात करें तो भी हम 3 भागों में बांटते हैं, और मात्रक की बात करेंगे तो भी हम 3 मात्रक की बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पास में वर्तमान पद्धति के अंदर हम जानते हैं कौन आएगा, MKS, है ना, MKS। दूसरी पद्धति हमारे पास में कौन आएगी, CGS, CG और S। और तीसरी कौन सी आएगी, FP और S, है ना। अगर हम MKS पद्धति की बात करें, किसकी बात करें, MKS पद्धति की बात करें, तो MKS पद्धति के अंदर जो बल है, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, न्यूटन होगा। किसका, MKS पद्धति में, यानी कि हम बात कर रहे हैं MKS पद्धति में। तो पहली बात आपको ये तो ध्यान है MKS पद्धति क्या है, तो M का मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में, मीटर। K का मतलब क्या हो गया आपके पास में, किलोग्राम। और S का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सेकंड। अगर इस पद्धति में देखें तो हमारे पास में एक शब्द आता है न्यूटन। देखिए, ये न्यूटन ने जो कार्य किया था उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखने के लिए, कि उन्होंने जो भी समझाया है या जो भी उन्होंने अब तक का व्याख्यान दिया है उनको एक अच्छी सी दृष्टिकोण देने के लिए, प्रदान करने के लिए उन्होंने क्या किया है, इसको न्यूटन शब्द से अंगीकृत किया है। आप लोग समझ चुके होंगे कि न्यूटन जो है, इनको क्या दिया गया है, एक नाम दिया गया है। चलिए, अब न्यूटन क्या है, तो मीटर हमारे पास में, किलोग्राम और सेकंड। इसी प्रकार से अगर इसे हम किस में बोले, CGS पद्धति में, यानी कि सेंटीमीटर, G का मतलब आपका ग्राम हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा, तो इस पद्धति के अंदर अगर हम देखें तो इसे हम बोलेंगे डाइन। क्या बोलेंगे, डाइन, है ना। इसमें MKS पद्धति में तो अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूटन, और CGS पद्धति में अपन क्या बोलेंगे, डाइन। और यहाँ पर क्या शब्द आएगा, तो पाउंड। क्या शब्द आएगा, पाउंड। यानी कि आपके पास में जो ये क्या हो जाएगा, पाउंड के लिए ही यहाँ पर क्या हो रहा है, P है। तो हम समझ क्या गए कि न्यूटन है, डाइन है, और हमारे पास में क्या है, पाउंड है। तो बल, जब भी हम बल की बात करें और बल के बारे में अगर हमें कोई पूछ ले कि बल जो क्या है, तो बल का मात्रक क्या क्या है, तो न्यूटन होगा, डाइन होगा, और क्या होगा हमारे पास में, तो पाउंड होगा। अब कोई यूँ पूछ ले कि आखिरकार न्यूटन है क्या, क्या पूछ ले कि न्यूटन क्या है, किसको आपने न्यूटन कहा, न्यूटन आपने न्यूटन किसको कहा है। ये अगर प्रश्न पूछ ले तो बड़ी दिमाग लगाने वाली बात ये होगी कि आप क्या लिखोगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हमने क्या कहा है, हमने न्यूटन कहा है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हमने क्या कहा है, न्यूटन कहा है। यानी कि अगर मुझे कोई यूँ कहे कि किलोग्राम
मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर में, तब भी सही बात है। ये दोनों ही इकाइयाँ सही है, चाहे हम न्यूटन बोलें, चाहे हम ये बोलें, चाहे हम ये बोलें, इन तीनों चीज़ों का मतलब MKS पद्धति में बल का मात्रक ही है। अगर वो प्रश्न पूछ ले निम्न में से कौन सा बल का मात्रक MKS पद्धति में नहीं है, पहला न्यूटन दे दे, दूसरा KGMS दे दे और वो भी स्पेस दे दे ऐसा, और तीसरा ये दे दे, और चौथा वो डाइन दे दे, तो हमारा क्या कंफ्यूजन पैदा होगा? हमारा पैदा होगा यार न्यूटन तो सुना हुआ है, डाइन भी सुना हुआ है, ये भी हमने सुना हुआ है, अरे यार ये नहीं देखा था, और हम गलती से इस पर निशान लगा देते हैं, और ऐसी परिस्थिति में उत्तर गलत हो जाएगा। सीधा सा ध्यान देना, उसने किसमें बोला? MKS पद्धति में। तो MKS पद्धति में न्यूटन तो खुद ही है, और दूसरा कौन होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स में हो गया, ऊपर चला जाएगा तो माइनस आ रहा, -2 आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये अच्छी ढंग से जानते हैं, जब भी कोई चीज़ नीचे की तरफ हो, 10 की घात -9 है, और इसको अपन ऊपर लिखना चाहें तो जब 10 की घात वो खाली 9 लिखते हैं अपन, अगर ये +9 होता तो -9 लिखते अपन, उल्टा हो जाएगा। ये आप लोगों को अच्छे ढंग से ज्ञान होगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, तो हमने क्या बात करी? हमने एक बात करी कि न्यूटन के बारे में समझने की कोशिश करी। न्यूटन क्या हो गया? तो बल का अगर मात्रा कोई पूछे तो न्यूटन है, और बल का अगर कोई CGS में पूछ ले तो क्या है? डाइन है। इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। क्या रिश्ता है? तो इसको भी समझ लेते हैं, संबंध। क्या समझेंगे अपन? संबंध। तो 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन? तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। मेरी बात समझ में आ गई? 1 न्यूटन बराबर कितनी है? 10 की घात 5 डाइन। यानी कि अगर एक तराजू ले लूँ, 1 मिनट के समझने के लिए ऐसे समझा रहा हूँ, रियल में तराजू नहीं लेना है, ऐसे समझा रहा हूँ। एक तराजू ले लूँ मैं, और उस तराजू के अंदर अपन तोलने बैठे हैं, तो इधर तो रखेंगे 1 न्यूटन को, और इधर रखेंगे 10 की घात 5 डाइन को, तब जाके ये बराबर होगा। यानी कि 10 की घात 5 डाइन इजिकल टू 1 न्यूटन होगा। तो ये आप लोगों के लिए समझने जैसी बात थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, जिसको हमने हमारे इस टॉपिक में लिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, अब आखिरकार 1 न्यूटन की परिभाषा क्या है? 1 न्यूटन की परिभाषा, 1 न्यूटन की परिभाषा क्या है? किसे अपन 1 न्यूटन कह सकते हैं? तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अपन ने यहाँ पर स्क्वायर लिया तो प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने वाला बल क्या कहलाएगा? 1 न्यूटन। कहलाता है। बात को समझना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश करना। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 1 न्यूटन की परिभाषा क्या है, तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु, मतलब आपके पास में 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। जैसे कि क्या है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपके जो वो सर्फ आता है घड़ी का, यहाँ सर्फ एक्सल आया, कोई भी आया, 1 किलो का होता है वो, तो 1 किलोग्राम का आपके पास में सर्फ है। वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण उत्पन्न करना, उसको इतनी एनर्जी देना कि उसमें उसको फेंकना है। कितनी स्पीड से फेंकना है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से। यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितना होना चाहिए? लगभग उसका 1 मीटर पहुंच जाए वो। अगर इतनी गति अगर उसमें अपन उत्पन्न कर दें, तो वो जो हमने बल लगाया, हमने जो ताकत लगाई, वो ताकत किसके बराबर थी? 1 न्यूटन के बराबर थी। मेरी बात समझ में आ गई आपको? कोई भी 1 किलोग्राम की वस्तु को आपने उठाया, उठाने के बाद में 1 मीटर प्रति सेकंड
स्क्वायर की दर से आप इसको त्वरण दिया, त्वरण समझते हैं आप, वेग में परिवर्तन की दर। अब भले वो चल रहा था ना, आपने वो टल्ला मार दिया और तेज हो गया, भले चल रहा था ना, आपने उसको नीचे पड़ा हुआ था और आपने उठा के फेंक दिया उसको, जो भी परिस्थिति रही हो, जिसको एक्स्ट्रा जो आपने बल दिया है वो बल किसके बराबर है, 1 न्यूटन के बराबर है। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्य की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जो बल लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, न्यूटन के नाम से जानते हैं। उस बल को अपन किस नाम से जानते हैं, न्यूटन के नाम से जानते हैं। तो ये बार क्लियर कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, क्योंकि बल के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, आज की क्लास में हमने बल पढ़ लिया, बल का मात्रक पढ़ लिया। बल के मात्रक के बाद में अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा हमारे पास में बल के प्रकार। देखिए, मैं सब बल के प्रकार एक साथ पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ, बल के प्रकार। कौन कौन से बल के प्रकार हैं, तो अगला टॉपिक आएगा बल के प्रकार। कौन कौन से बल के प्रकार हो सकते हैं, इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन सा बल होगा, अब जैसे मान लो मैंने इस मार्कर से किस पे लिखा है, व्हाइट बोर्ड से लिखा है। मार्कर से किस पर लिखा है, व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे बल लगाना पड़ रहा है। तो बताओ, क्या मार्कर मेरे हाथ में है, हाँ, क्या मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो मार्कर और बोर्ड का संपर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो एक बल तो ये हो गया कि संपर्क प्रकार का या संपर्क के प्रकार का बल होता है। तो हम क्या बोलेंगे इस बल को, ऐसा बल को क्या बोलेंगे, तो पहला बल हो जाएगा हमारे पास में स्पर्श या संपर्क बल। ये कैसा बल होगा, ऐसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए। तो जब दो वस्तु के आपस में संपर्क होने पर लगता है, लगने वाला बल, लगने वाला बल। ये बल कब लग रहा है, जब दो वस्तु आपस में संपर्क करें। कुछ एग्जांपल देखिए आप, कोई एक्सीडेंट हुआ दो कारों का, संपर्क हुआ, मार्कर व बोर्ड। इसी प्रकार आप देखते हैं किवाड़ का खुलना, आपके पास में खिड़की, आपने जोर लगाया तो खुलती है, मर्जी से तो नहीं खुल सकती। ये क्या हुआ, आपने कोई संपर्क किया तब, है ना। बॉक्स जो आपके पास में है उसको धकेलना, कब होगा, जब आप उसको धकेलोगे। तो ये होगी हमारे पास में कौन सा बल, तो हम बोलेंगे इसको संपर्क बल। एक बल होता है दूर से लगने वाला बल, लगने वाला बल। ऐसा बल जिसको दूर से लगता है, यानी दोनों वस्तुओं का क्या नहीं होता है, संपर्क नहीं होता। दोनों वस्तुओं का आपस में संपर्क नहीं होता। दोनों वस्तुओं का आपस में क्या नहीं होता, संपर्क नहीं होता है। संपर्क नहीं होने का मतलब क्या होगा, वो दोनों वस्तुएं आपस में जाकर नहीं मिलेंगी। अब जब वस्तुएं दोनों आपस में संपर्कित नहीं हो रही है, जुड़ नहीं रही हैं, ऐसा कौन सा बल होगा, विद्युत बल। विद्युत बल, कोई ऐसा बल जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ना, या विद्युत तरंगें होती हैं। और कौन सा होता है, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। विभवांतर, विभवांतर के कारण उत्पन्न जो बल होता है ना, चुंबक आपस में, मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया, दोनों दूर दूर भागने की कोशिश करेगी तो संपर्क में नहीं आएगी, तो दूर से लगने वाला बल के अंदर कौन सी आएगी, यही आएगी। इसको भी आप उतार लीजिए, मैं अगला बल पढ़ाऊंगा फिर। चलिए, अगला बल हमारे पास में कौन सा आएगा, इसको मिटा देते हैं। अगला बल कौन सा आएगा संपर्क बल के पास में, एक बल आता है संतुलित बल। संतुलित बल किसे बोलेंगे, संतुलित बल, जब एक ही
ऑब्जेक्ट या वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगता है, लेकिन बल विरोधी होता है। कैसा होता है वो? विरोधी हो तो वस्तु में गति नहीं होती। क्या नहीं होती? गति नहीं होती। इसे क्या बोलेंगे? संतुलित। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बॉक्स पर 10 न्यूटन बल लगाया और इधर से भी किसी ने 10 न्यूटन बल लगा दिया। जब दोनों बल बराबर हो गए तो वस्तु में किसी प्रकार की गति नहीं होगी, लेकिन किसी ने इधर से 10 न्यूटन बल और लगा दिया। ऐसी परिस्थिति में वस्तु बोर्ड के भीतर की तरफ जाने लगेगी और आवश्यकता होने पर किसी ने अंदर से 10 न्यूटन और बल लगा दिया, तब भी वस्तु नहीं हिलेगी। जब विरोधाभास उत्पन्न हो जाए, दो विपरीत बल आपस में काम करने लग जाए, तो ऐसे बल से वस्तु में संतुलन उत्पन्न होता है। और ये बल कैसे होते हैं? विपरीत और बराबर होते हैं। तो अब संतुलित बल विशेषता लिख दीजिए नोट डाल के। संतुलित बल हमेशा बराबर लेकिन विपरीत होते हैं। कैसे होंगे? संतुलित बल हमेशा कैसे होंगे? हमेशा बराबर होंगे और लेकिन विपरीत होंगे। अब कौन सा बल बचेगा हमारे पास में? असंतुलित बल। कैसा बल उत्पन्न होगा? ऐसा बल जो बराबर नहीं होगा। जब परिणामी बल शून्य नहीं हो, यानी कोई ना कोई रिजल्ट निकले उसका। भले आपने इधर से 10 न्यूटन बल लगाया, इधर बल ने 5 ही लगाया, तो खिसकेगा। तो जब उसका कोई ना कोई परिणाम निकले, उसका अर्थ कोई शून्य नहीं निकले, ऐसे बल को अपन क्या बोलते हैं? असंतुलित बल। एक छोटा बच्चा रस्सी खींच रहा है, एक आप बड़े इंसान रस्सी खींच रहे हो, दोनों में फर्क आएगा। छोटा बच्चा अपनी तरफ खींचा चला आएगा, क्यों? उसके इतना अंदर बल नहीं है। तो इस प्रकार के बल को क्या बोलेंगे? असंतुलित बल बोलेंगे। आपने देखा होगा जो बॉक्सर लड़ाई करते हैं या जो WWE में क्या होता है, उनकी वजन फिक्स करते हैं कि 45 किलो से 45 किलो, 80 किलो से 80 किलो। ऐसा क्यों है? कभी 45 किलो वाले को 80 किलो से थोड़ी लड़वाते हैं, क्यों? तो अगर ऐसा कर देंगे तो असंतुलित हो जाएगा। और जब संतुलित की बात करेंगे तो बराबर वजन वाले व्यक्ति को ही लेंगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी वस्तु पर जब तक आप बल नहीं लगाओगे, है ना, जब तक उसके ऊपर बल नहीं लगाओगे, तब तक उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि एक चीज़ नोट डाल के लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिखिए, बिना बल के किसी भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होता। अगर आप कोई भी बल नहीं लगा रहे हो तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि बल क्या होगा बोलो? बल शून्य होगा, तो त्वरण भी क्या होगा बोलो? शून्य होगा। अगर किसी वस्तु में बल शून्य है तो उस वस्तु पर लगने वाला त्वरण भी क्या होगा? शून्य ही होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भी उतार लीजिए। अगला पॉइंट, अब आपके पास में आता है एक पेशीय बल। कौन सा बल? पेशीय बल। पेशीय बल मनुष्यों की पेशियों द्वारा लगाया गया बल, है ना। कौन सा बल की बात करें अपन? ये हो गया हमारे पास में 5वां, पेशीय बल। पेशीय बल का मतलब क्या हो गया? मानव व पशु के द्वारा, मानव और पशु के द्वारा लगाया गया बल। जो मनुष्य हैं वो या पशु हैं, जैसे बाल्टी खींचना, है ना। बाल्टी खींचने के लिए पेशीय बल, ईंटे को उठाना, जो ईंट है उनको उठाना। पशु आपने देखे होंगे, गधे होते बहुत सारे बोरा धोके लेके जाते हैं, वो क्या है? पशुओं के द्वारा लगाया गया बल। ऐसा बल जो पेशियों के माध्यम से होता है। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे श्वसन क्रिया। जो श्वसन क्रिया होती है वो भी पेशियों के माध्यम से हो रही है ना। पाचन क्रिया,
पाचन क्रिया जो होती है वो भी किसके माध्यम से हो रही है, तो पेशियों के माध्यम से। अगर पेशियां नहीं होती तो कार्य नहीं होता। एक और बल की बात करते हैं अपन। अब बल आएगा अपने पास में कौन सा, अभिकेंद्रित बल। अभिकेंद्रित बल, अभिकेंद्रित बल का मतलब कौन सा बल हो गया, ऐसा बल जो किसी भी वस्तु को वर्तुलाकार घुमाने पर, कौन सा, वृत्ताकार घुमाने पर केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल। अगर किसी वस्तु को अपन वृत्त के मुताबिक घुमा रहे हैं और उसके केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है, उसके केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है, उसे हम कौन सा बोलेंगे, अभिकेंद्रित बल बोलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी पत्थर बांधा होगा, कभी गिलोई घुमाई होगी, तो आप उसे जोर से घुमाते हैं तो एक अंदर की तरफ आपको क्या लगता है, बल लगता है, वही अभिकेंद्रित बल है ना। तो अभिकेंद्रित बल क्या हो गया, जब किसी वस्तु को वृत्ताकार घुमाया जाता है तो वस्तु के द्वारा केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रित बल बोलते हैं। एक बल होता है हमारे पास में घर्षण बल। कौन सा होता है, घर्षण बल। बहुत ही महत्वपूर्ण है घर्षण बल। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब दो वस्तुएं आपस में टकराती है तो उनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल। घर्षण बल को पूरा का पूरा एक सिलेबस में अपने को पढ़ना भी है, इसीलिए मैं नेक्स्ट क्लास जब होगी तब मैं घर्षण बल पढ़ाऊंगा। और घर्षण बल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगली क्लास में घर्षण बल ही ले रहा हूँ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, आराम से पढ़िए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, वीडियो को पढ़ने के लिए कहिए। पढ़ने का मौका बार बार नहीं आता, इसलिए अभी मौका है, पढ़ लीजिए सारा का सारा। जय हिंद, जय भारत।